हम 50% टैरिफ से जूझ रहे हैं और अब 500% की बात हो रही है। रूस से रेयर अर्थ खरीदता है, रूस के साथ स्पेस अलायंसेज हैं उनके। दोहरी नीति तो है ही सर, बेशर्मी है ये तो एक तरह की। उनकी भारत से एक ही एक्सपेक्टेशन है मेघा जी, बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ, नोबेल पीस प्राइज के लिए हमें समर्थन कर दो। आप देखिए अगले दिन 500% क्या -500% हो जाएगा वो। जब अमेरिका ने वेनेजुएला में ये किया तो आप रशिया को क्या कहेंगे? पुतिन अफसोस कर रहे होंगे कि मैंने किया क्यों नहीं है? मैंने कीव को कैप्चर क्यों नहीं किया। और ये अब फ्री हैंड देगा ना रशिया और चाइना को? बिल्कुल देगा। रशिया और चाइना को ही नहीं, छोटे छोटे राज्य जो पड़ोसियों के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो भी ऐसी कोशिश करने लगेंगे अब कौन आएगा बचाने तुमको। इसके बीच आप भारत को कहाँ खड़ा देखते हैं? भारत जैसे देश जो जिनका नॉर्थ और वेस्ट दोनों कॉन्फ्लिक्टेड है, वो अब इसमें बहुत बुरे फंसेंगे। ताइवान जैसे देश पिसेंगे, जापान जैसे देश हमेशा थ्रेटेंड रहेंगे, तो ये व्यवस्था आ सकती है। अगर यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ट्विटर पे ज्यादा क्रिटिकल मत हो डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के या उनकी नीतियों के, नहीं तो तुम्हारा वीजा डिनाई हो जाएगा। इमिग्रेंट वीजा के लिए आपके वो सोशल मीडिया प्रोफाइल पढ़ते हैं, वो उस तरह के चेक रखना चाहते हैं जो कभी डिक्टेटरशिप में हुआ करती थी। पहले के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा, उनके आइडियोलॉग ये कहते थे डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इनमें वो कोई शर्म नहीं है, सीधा कहते हैं हम वेनेजुएला में इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास हमें तेल चाहिए, हमें पैसा चाहिए। ट्रंप चाहते क्या है? ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? रेयर अर्थ है। जी बिल्कुल। पर वो तो ये कह रहे हैं कि रूस और चीन से हमें खतरा है और हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए। अब एक नया रूट खुलने जा रहा है। आप ये मान लीजिए रशिया के रास्ते आर्कटिक जोन से होता हुआ दूसरे नॉर्थ पोल के दूसरे तरफ जाके सीधा अमेरिका में लैंड करेगा। तो बहुत छोटा रूट हो जाएगा जी। ग्रीनलैंड पर कब्जे का मतलब तो होगा कि सीधा सीधा डेनमार्क पे हमला है। और ये पहला इंसिडेंट होगा जब नेटो के पावर नेटो के अंदर ही लड़ाई। Exactly. यूरोप को सिर्फ रूस से खतरा नहीं है, अमेरिका से भी खतरा है। बिल्कुल। एप्स्टीन फाइल्स भी खुला हुआ है, इन्होंने सारा ध्यान बटा लिया अभी वेनेजुएला का। यानी अभी ट्रंप वाली असली फाइल शायद सामने नहीं आई होगी, तभी वो सारे ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और वो बाहर आ सकती है और उसमें कहीं ट्रंप इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे। ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती क्यों खत्म हुई थी? यही सब चीजों के चलते खत्म हुई थी, क्योंकि उसने भी एप्स्टीन फाइल्स को कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बताना चाहते हैं। जब मडूरो और उनके वाइफ को एक्सट्रैक्ट करके एयरलिफ्ट कर लिया गया वहां से, वेनेजुएला से, तो देश का एक तबका वहां सेलिब्रेट कर रहा था, खुशियां मना रहा था, सड़क पर आकर खुशियां मना रहा था, ये बोल के कि ये डिक्टेटर थे। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं ये उन पर कुछ करते हैं? वहाँ तेल नहीं है ना, तेल रहता तो वहाँ भी वो कहते कि ये जो डिक्टेटर है लोगों को खाने पीने। तेल एट द सेंटर ऑफ इट। बिल्कुल, एक लाइन में अगर समझाओ इसे तो जी। और ग्रीनलैंड में बिकॉज दे हैव रेयर अर्थ। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप तमाम देशों को लेकर जो धमकी दे रहे हैं, उससे दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। ये तय नहीं हो पा रहा है कि ट्रंप क्या चाहते हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि मसले को समझा जाए और इसके लिए आज हमारे साथ जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह मौजूद हैं। और डॉक्टर सिंह, पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी मैं अपने पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग होगा, इसमें मेरे सवाल कम, आपके जवाब ज़्यादा होंगे सर। एक्सप्लेनर है ये मोस्टली हमारे दर्शकों के लिए जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है। और शुरुआत में इस सवाल से करना चाहती हूँ, ये पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसके कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि जो भी देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उन सब के ऊपर वो 500% टैरिफ लगा देंगे। और ये बिल शायद वोटिंग के लिए कांग्रेस में कुछ समय में आएगी भी, और लग ऐसा रहा है कि शायद ये पारित भी करवा लेंगे। तो
उसका क्या मतलब होगा भारत के लिए? अब मैं समझना चाहती हूँ, हम 50% टैरिफ से जूझ रहे हैं जो हमारे लिए इतनी मुश्किल हो रही है, और अब 500% की बात हो रही है, और अभी भी हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो हम तो उस कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए 500% जब कोई कहता है कि टैरिफ लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो सैंक्शन लगा रहा है। सैंक्शन लगा हाँ, आपको सीधा कहना चाहिए जो रूस से तेल खरीद रहा है उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे, उससे कोई व्यापार नहीं करेंगे, उस कोई ट्रांजैक्शन। 500% आप समझ रही हैं, 1 रुपए का पेन है वो 5 रुपए में खरीदेगा, कौन खरीदेगा उसको अमेरिका में? तो आपने सैंक्शन ही लगा दिया। आपने सैंक्शन वर्ड यूज नहीं किए, आपने सिर्फ ये कहा कि 500% लगा रहे हैं। रही बात रूस से तेल खरीदने की, रूस से अभी भी यूरेनियम खरीदता है अमेरिका, रूस से रेयर अर्थ खरीदता है, रूस के साथ स्पेस अलायंसेज हैं उनके, जो अभी भी उनके इस वॉर के बीच भी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी उनके जो स्पेसशिप है उन पर अमेरिकी यात्री गए हैं। तो ये तो दोहरी नीति तो है ही सर। दोहरी नीति तो, भी बेशर्मी है ये तो एक तरह की। दोहरी तो मैं कहूंगा कि एक बात है, ये तो तेहरी चौदहवीं जो भी कह लीजिए उसको, उस सब का इन्होंने बंटाधार कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये भी है ना कि एक तरह से भारत से वो एक अपना लेजिटिमेसी खोज रहे थे, वैधता खोज रहे थे कि किसी भी तरह भारत के कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये बोल दें कि हमने युद्ध रुकवाया है तो वो नोबेल प्राइज के लिए हमारा क्लेम बढ़ जाएगा। अब वो नहीं हो रहा है, बात सारी उसी पर टिकी हुई है। और भारत ये जानता है, भारत का कोई प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो, राहुल जी हो, ए हो, बी हो, कोई भी इस बात पर तैयार नहीं होगा कि हम उनको कह दें कि आपने युद्ध बंद कराया है। ये बहुत बड़ा इमोटिव इशू है भारत के लिए, आज से नहीं बहुत पहले से। तो सारी बात वहां पर आके रुकी हुई है। आप ये बताइए ना, जैसे अभी तो इन्होंने कहा कि सैंक्शन 500% लगा रहे हैं, 50% ऑलरेडी है। चीन तो खरीद रहा था, उसके अगेंस्ट आपने कुछ नहीं किया, वहां तो बोल दिया हम G2 बना रहे हैं इनके साथ। रूस का पर आपने सैंक्शंस पूरे नहीं लगाए, और आप इस कोशिश में लगे हैं किस तरह से हम उन पर युद्ध रुकवाएं और उनसे इकोनॉमिक एंगेजमेंट शुरू कर दें। तो ये दोहरी नीति जो ट्रंप ने अपनाई है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है अमेरिका के लिए। हमने अभी भी देखा है, इन्होंने लगाया हम पर टैरिफ 50%, उनको लगा कि इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, कहा भी कि डेड इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। अब हमने हमारा जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए पिछले क्वार्टर में, जब हमारा इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद हमने ग्रोथ किया है कि नहीं किया? एब्सोल्यूट टर्म्स में किया है। इन्होंने टैरिफ लगाया 50% ये मानते हुए कि इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। कई अमेरिकियों को, आप अमेरिका जाएं, अमेरिकन स्कॉलर से इंटरैक्ट करें, मैं करता हूं, हर साल जाता हूं, एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो हूं, वहां उनको शायद ये लगता है कि पूरी दुनिया अमेरिका के एड और उन पर सपोर्ट पे चलती है। अगर उनको पैसा देना बंद कर दें तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। और मैं, दिस इज अ फैक्ट, आप कहीं भी आप जाइए, आप मैन ऑन द स्ट्रीट से जाके बात कीजिए, कोई भी जैसे दुकानदार है या शॉपकीपर है या अटेंडेंट है उस दुकान का, तो उनको लगेगा भारत में कुछ है ही नहीं, या भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया के अन्य देशों में यूरोप को छोड़ के कुछ है ही नहीं, सब अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अमेरिका ये चाहे, ओ यू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाई डू यू नीड इट? अरे आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया हिरोशिमा नागासाकी में, दुनिया में किसने किया है? हमने तो किया नहीं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो कहने का मतलब है अपना ह्यूब्रिस जो है, अपनी ताकत जो है, अपनी अकड़ जो, ऐठन जो दिखाना है, बस उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप। और आने वाले दिनों में ये 500% कर दें, 1000% कर दें, हमने अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर दिया है। हम चुप रहते हैं, उनसे भिड़ते नहीं हैं। सिर्फ इसलिए नहीं भिड़ते हैं कि जाहिर है जो आदमी अब तक ये नहीं समझ पाया कि वो जो भी बोल रहा है अगर उसका रिएक्शन नहीं आ रहा है तो कुछ सोच के ही आ रहा होगा। दूसरी बात, हम चीन तो है नहीं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। हमारी अगर इकोनॉमी चीन जैसी रहती तो हम भी उसका प्रतिकार कर सकते थे, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके एलाइड इश्यूज हैं। और ट्रंप ने तो ये ठान लिया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था और ग्लोबल ऑर्डर को वो बदल के रख देंगे। बाहरी तरफ से ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनली अमेरिका के वो ऑर्डर को बदलना चाहते हैं। आप ये सोचिए ना कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था कितना सक्सेसफुल रहा है। कई तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, टाइफॉइड, बच्चों का डीपीटी, हमने वायरल फ्लू, ये सब के। उन्होंने कहा कि अब ये वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं हो, बिना कोई साइंटिफिक फाइंडिंग के। उनके जो रॉबर्ट केनेडी जूनियर हैं, जो उनके हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि किसी भी तरह का वैक्सीनेशन हम नहीं लगाने देंगे अनलेस एंड अनटिल वो एकदम क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कोई नहीं कहता है। और एक एंटी वैक्सीन प्रोपोगेंडा भी वो चला रहे हैं
प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहेस्ट पे। तो आप समझ सकते हैं साइंटिफिसिटी नहीं है एंटी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह के सारी व्यवस्थाओं को वो बदलना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर आप नीतियों को देखें या उनके इंटरैक्शंस को देखें, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, डेमोक्रेट से दोस्ती भी नहीं करना चाहते। यूरोप से देख लीजिए, उनकी रात पड़ी है। पहला विजिट कहाँ किया पहले अपने ट्रंप टर्म में? सऊदी अरेबिया गए। दूसरा पहला विजिट कहाँ किया अपने जब सेकेंड टर्म में आए? सऊदी अरेबिया। यानी वो यूरोप नहीं जाते हैं। और उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़िए जो अभी दिसंबर में आई है, उसमें तो वो साफ कहते हैं कि यूरोप डिके कर रहा है, वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ड्यू टू माइग्रेशन, वो यूरोप को ख़त्म कर देगा और पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा शासन होगा। यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर वो चाइना के सहारे छोड़ दिए G2 बनाने के। तो वैश्विक व्यवस्था में तो परिवर्तन ला ही रहे हैं। जो उनकी आंतरिक नीति है, जो देश को वो चलाते हैं, उसमें भी इतने परिवर्तन करते हैं कि जब जाते जाते, जब 3 साल बचा है उनका पूरा, वो जाते जाते वो सारी व्यवस्था, वो सारी सोच जो हम सोचते थे अमेरिका के बारे में, वो ख़त्म कर दें। वीज़ा, इमेजिन कीजिए आपकी वीज़ा के लिए, इमिग्रेंट वीज़ा के लिए आपके वो सोशल मीडिया प्रोफाइल पढ़ते हैं। यानी आप पर वो उस तरह के चेक रखना चाहते हैं जो कभी डिक्टेटरशिप में हुआ करती थी। आज भी डिक्टेटरशिप आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को नहीं देखता है। किसको फुर्सत है? और मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, आप पत्रकार हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो ऐसी चीज़ें बोलूँगा ही जो क्रिटिकल होंगी। क्रिटिकल का मतलब ये नहीं होता कि मैं उनको डिमोलिश कर रहा हूँ। ये बताया गया था हम लोगों को कि भाई ट्विटर पे अगर यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ट्विटर पे ज़्यादा क्रिटिकल मत हो डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के या उनकी नीतियों के, नहीं तो तुम्हारा वीज़ा डिनाई हो जाएगा। मैंने कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने अभी अप्लाई किया है। मैं खुद पिछले जून में लगाया था, इस जून में नंबर आएगा। खैर मैं निश्चिंत हूँ। उसमें उन्होंने सीधा कहा कि आपके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे ट्विटर है @Twitter पर जो आपका आता है, उसको आप फीड कीजिए और वो ओपन रखेंगे। जैसे फेसबुक होता है ना कि हम फ्रेंड एक्सेप्ट, जी हाँ, ओपन रखेंगे और वो सारे दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑर्कुट का भी उसमें नाम था, ट्विटर, ये सारे आप ओपन रखेंगे कि हम एक्सेस करना चाहें तो कर दें। अगर वो हमारा और आपका पढ़ लें, जिस तरह के इंटरव्यूज़ और आप ये लेती हैं या मैं क्लास में अगर पढ़ाता हूँ, तो हमको वीज़ा जाने के, हमको तो भारत से नहीं निकलने देंगे अगर उनका बस चले तो ऐसी अगर व्यवस्था हो और वो डेमोक्रेसी है। और दूसरा, बेशर्मी की हद क्या है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि पहले के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा, उनके आइडियोलॉग ये कहते थे कि जैसे ब्रिटिश आए भारत, वो कहते थे ना, उनकी भी बेशर्मी थी कि वाइट मैन्स बर्डन है ये। अब इनके जो बाद के प्रेसिडेंट आए, वो क्या कहते थे इराक में, जॉर्ज बुश सीनियर, कि हम वहाँ डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी लाएंगे। चाइना से हम दोस्ती इसलिए करें कि वो भी डेमोक्रेसी बन जाएगा। इनमें वो कोई शर्म नहीं है। सीधा कहते हैं हम वेनेजुएला में इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास हमें तेल चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हमें ये नहीं कहना है कि हम वहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे, कुछ नहीं। तो अब मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, JNU में, सर आप लोग तो पर्सपेक्टिव भी देते हैं, आप लोग समझाते हैं कि ये सारे इंसिडेंट के मायने क्या होते हैं। मुझे बताइए, आप लोगों के हिसाब से, आपके हिसाब से ट्रंप चाहते क्या हैं? क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया उन्होंने, अब मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं, वो ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं। तो लोगों को, हम जैसे आम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, ट्रंप का जो सीधा एजेंडा है, हाँ, वो है रॉ अमेरिकन पावर को मैनिफेस्ट करना। वो जानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं हम, जाहिर है वो हैं भी। 850 के करीब मिलिट्री बेसिस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो दूसरा कॉम्पिटिटर है चाइना, उसके पास 2 हैं। तो वो उस रॉ पावर को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस 15-16 सेंचुरी यूरोप में, जब वो इम्पीरियल थे। वो कैप्चर करके टेरिटरी में मिलाने के लिए सिर्फ ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। वो चाहते कहाँ हैं? जहाँ जहाँ रिसोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ मिनरल वेल्थ है, जहाँ से पैसा आ सकता है,
वो चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके। अब रहा वेनेजुएला, हम सब जानते हैं तेल है, ब्लैक गोल्ड इतना तेल है कि अगर आप कुआं खोदने जाएं तो वहाँ अगर पानी के लिए तो वहाँ से भी तेल निकलने लगता है। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? रेयर अर्थ है। जी बिल्कुल। और यूरेनियम, ये उनका जो कहना कि ये जियो स्ट्रैटेजिकली, वो तो ये कह रहे हैं कि रूस और चीन से हमें खतरा है और हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए। भाई आपका बेस है वहाँ, 200 आपके सोल्जर्स वहाँ रहते हैं। 1951 से 1989 तक, 89 तक आपके 10,000 सोल्जर्स थे वहाँ। अभी भी आप नंबर बढ़ा सकते हैं। नेटो में इसका कोई प्रावधान नहीं कि आप कितने नंबर रखेंगे, या ग्रीनलैंड डेनमार्क और अमेरिका के बीच कोई ऐसी संधि नहीं जो कहता है 200 ही आप रखेंगे। आप वहाँ 10,000 रख लीजिए ना भाई। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन तो 55,000 ही है, आप उसको उसमें अपने 10,000 सोल्जर्स रखिए। ऐसे भी। और लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म का ध्येय क्या था जब 1945 के जब उपनिवेशवाद खत्म होने लगा? इन्होंने कहा कि हमने टैरिफ बैरियर खत्म कर देना है ग्रेजुअली। पहले गैट था, अब WTO आया, कि हम इतना टैरिफ बैरियर कम कर देंगे कि आने वाले समय में किसी को युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी रिसोर्सेज लेने के लिए, या हथियाने की जरूरत नहीं होगी। तो अब उन्होंने तो गैट और WTO ने वो चीज़ शुरू कर दी थी, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, शीत युद्ध के बाद ये सारी व्यवस्था लाइन पे भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद ये कहना कि हम उसको कैप्चर कर लेंगे, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत वो आता है। और इतना बड़ा टेरिटरी उसको खतरा है रूस से और चाइना से, और वहाँ उनके शिप्स घूमते रहते हैं। ये सब बेकार है। देखिए, ट्रंप का दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि वो बिजनेसमैन है और रियल एस्टेट डीलर हैं जी। प्रॉपर्टी बनाते हैं, बेचते हैं, और उनको पूरा ग्रीनलैंड दिखता है कि वो एक रियल एस्टेट है। अरे गजा में जहाँ इतनी त्रासदी थी, वो कहते थे कि हम यहाँ रिवियरा बनाएंगे, सी फेसिंग रहेगा, दुनिया की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी को। स्कॉटलैंड गए घूमने, वहाँ उनके 2 प्रॉपर्टी थे, वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए कितना अच्छा है, यहाँ जो विंड मिल्स लगे हैं इसको आप हटवा लीजिए, क्योंकि इससे स्कॉटलैंड का जो कंट्री साइड है और जो आपका सी देखने का सी फेसिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्योंकि उनका 2 ऑब्जेक्टिव था, एक तो लैंड दिखता था उनको, और दूसरा जो विंडमिल चलते थे वो ग्रीन एनर्जी थी, उसको भी वो ख़त्म करना चाहते थे। तो इस टाइप की आदमी, और वो ट्रांजैक्शनल है, डील है, वो तुरंत पलट भी जाते हैं। ये भी है उनका। आप देखेंगे अगर आप ज़्यादा दबाव पड़ा, जैसे सुबह और शाम के बीच में पलट जाते हैं। करवट इस तरफ से उठे सुबह, नया स्टेटमेंट, दूसरे तरफ से उठे दूसरा स्टेटमेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जेलेंस्की को उन्होंने कुछ भला बुरा कह दिया। 24 घंटे बाद किसी ने, व्हाइट हाउस ने, प्रेस रिपोर्टर ने पूछ दिया कि आपने जेलेंस्की के बारे में ऐसा कहा है? बोला डिड आई से दैट? तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो उन पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन के डील में, आप उसमें इन्वॉल्व होके अपना मुनाफा नहीं खोजेंगे, तब तक वो करते रहेंगे। और रही ग्रीनलैंड की बात आपने की, पहले जब उन्होंने कहा तो हम बहुत जोर से हंसे, अरे ये क्या कह रहा है, ये अजीब सा आदमी है, क्या कर लेगा। अब जब इन्होंने वेनेजुएला कह दिया तो यूरोपियंस जो हंस रहे थे बंद कमरे में, यूरोपियन लीडर्स, वो भी अब सीरियसली कहने लगे हैं। यहाँ तक कि डेनमार्क के लीडर्स ने कहा है कि हम जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, ये क्या हो रहा है। और यही नहीं, जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह है कि CIA ने अपने लोगों को ग्रीनलैंड के लोगों के बीच भेज दिया है कि वहाँ पर ओपिनियन बदला जा सके और ओपिनियन जाना जा सके। और जितने भी लोग वहाँ हैं उनके, और ग्रीनलैंड के लोग बड़े शांत हैं, डेनमार्क के लोग, डेनिश लोग ऐसे भी बड़े शांत हैं और वो ज़्यादा झगड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वो न्यूट्रल ही रहते थे। अब उनको लगने लगा कि ग्रीनलैंड चला जाएगा, और ग्रीनलैंड जो है अर्ध स्वायत्त एरिया है, सेमी ऑटोनॉमस रीजन है, जहाँ फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिसाइड करती है डेनिश गवर्नमेंट, डेनमार्क, और जो लोकल इश्यूज़ हैं, ट्रेड इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक्स हैं, वो करते हैं। उनकी पूरी इकॉनमी 97% मछली पालन पर है, मत्स्य पालन पर। तो आप समझ सकती हैं कि ऐसी इकॉनमी में जहां बहुत रिसोर्सेज नहीं है सिवाय मछली के, वहां पर वो कैप्चर करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी टेरिटरी, जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड टेरिटरी है वो, उसको वो कब्जा कर लेंगे तो दिखा देंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर हो गया, या सबसे बड़ी लैंड उसके पास आ गई। तो ये ऑब्जेक्टिव है उनके माइंड में एज अ रियल एस्टेट डीलर। तो डॉक्टर सिंह ये समझाइए, तो ग्रीनलैंड का क्या होगा? ग्रीनलैंड का क्या होगा? क्योंकि
अगर अमेरिका का कब्जा होता है ग्रीनलैंड के ऊपर, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि रूस और चीन से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो बहाना दे रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आर्कटिक के बर्फ पिघलने से बन रहे नए समुद्री रास्ते और ग्रीनलैंड में मौजूद जो रेयर अर्थ है, इस पर ट्रंप की असली नज़र है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जो आप भी अब रेफर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि वेनेजुएला के बारे में भी तो कई समय से ये बातचीत हो ही रही थी, वो धमकी भी दे रहे थे, लेकिन एक सुबह वो उठते हैं और एक सुबह हम उठते हैं और हमें पता चलता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को वहाँ से एयरलिफ्ट करके यूएस ले आया गया है। तो ग्रीनलैंड के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता, अब तो वो खुले तौर पे बोल रहे हैं। देखिए, ये जो अगला क्राइसिस इशू यही होगा, ग्रीनलैंड को कैसे कब जाया जाए। उन्होंने कहा है वी डू नॉट रूल आउट मिलिट्री इंटरवेंशन देयर, सीधा कहा है उन्होंने कि हम सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेंगे। अब ग्रीनलैंड जो है एक शांतिप्रिय देश है, डेनमार्क की तरह शांत लोग हैं, 3 महीने एक्टिविटी होती है वहाँ गर्मी के समय, बाकी सब स्टोर करके घर में रखे रहते हैं। कोई सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप्ड नहीं है, जो अमेरिका जिस पे बोस्ट करता है। 57,000 की पॉपुलेशन है। इकॉनमी जो है वो मैंने कहा फिश पे डिपेंडेंट है, फिश कैचिंग पे। तो उस हिसाब से ग्रीनलैंड की इकोनॉमिक यूटिलिटी कुछ नहीं है अमेरिका के लिए। अब वो करना क्या चाहते हैं, उनको अब लग रहा है कि जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट कर रहा है और नॉर्थ सी लेन, नॉर्थ सी रूट NSR वो खुलेगा, तो दुनिया का जो नया ट्रेडिंग रूट बनेगा। देखिए, अभी हम लोग जनरली ओशन के थ्रू, सीज के थ्रू इंडिया के नीचे मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए अमेरिका तक सुएज कैनाल से जाते हैं। अब एक नया रूट खुलने जा रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है अगले कुछ दिनों में, जब आर्कटिक आइस मेल्ट करेगा। वो आप ये मान लीजिए रशिया के रास्ते आर्कटिक जोन से होता हुआ दूसरे नॉर्थ पोल के दूसरे तरफ जाके सीधा अमेरिका में लैंड करेगा। तो बहुत छोटा रूट हो जाएगा जी, इकोनॉमिकली बहुत वायबल हो गया। एग्जैक्टली। उसमें रूस और चीन ने आपस में साठगांठ कर ली है। अच्छा। और दुनिया का एकमात्र आइस ब्रेकिंग शिप इस समय रूस के पास है। दूसरा चीन को बनाने की वो अनुमति दे नहीं रहा है, यानी अनुमति तब देगा जब वो ऑपरेट कर पाएंगे उसमें। हालांकि अभी भी चीन ये कहता है कि हम नियर आर्कटिक पावर है, आर्कटिक से तो काफ़ी दूर है। और लेकिन उनको वहाँ पर नेविगेशन राइट रूस दे चुका है। वहाँ से वो कमर्शियल शिप को ले जाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिए, ड्राई रन कर चुके हैं कई बार। अब तो उस रूट पे रूस और चीन चल रहे हैं। हाँ, उनको वो लगता है कि आगे वाले आने वाले समय में अगर इस तरह का नया रूट बना तो अमेरिका के लिए डायरेक्ट खतरा हो जाएगा, क्योंकि रूट के चलते, उस रूट के चलते अमेरिका से दूरी कम हो जाएगी, चाइना की और द अदर साइड ऑफ अमेरिका से। और ये नया रूट जो होगा उसमें जाहिर है जितने रास्ते में पड़ेंगे उन पर चाइना की नज़र होगी। जैसे एक नेवल डॉकयार्ड था ग्रीनलैंड का, उसको काफ़ी दिनों से चाइना ग्रीनलैंड के पीछे, डेनमार्क के पीछे लगा हुआ था कि इसको खरीद के हम डेवलप करें यहाँ अपना, जैसे और जगह ग्रीस में या यूके में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ के शिप डॉकयार्ड के लिए, वहाँ वैसा बनाएंगे, वैसा भी यहाँ बना ले। तो वो उनके कान खड़े हुए। कुछ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज तो है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज तब होगा ना जब आपके नेशन में होगा। ये तो नेटो रीजन है, आप ऐसे भी साझा उनकी सुरक्षा के जिम्मेवार हैं। तो आप ये कह लें कि हम कैप्चर करके उसको मिला लेंगे तभी उसकी सिक्योरिटी होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरा, पहला इंसिडेंट होगा, झूठ है, झूठ, हाँ झूठ क्या मतलब सरासर झूठ है। और ये पहला इंसिडेंट होगा जब नेटो के पावर नेटो के अंदर ही लड़ाई होगी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जैसे ग्रीस और तुर्की के बीच, साइप्रस को लेके, नॉर्दर्न और जो ग्रीक साइप्रस है, ग्रीक सिप्रियोट्स हैं और जो टर्किश सिप्रियोट्स हैं, उनमें अभी आपको पता होगा वो डिवाइडेड है। हालांकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ने सिर्फ टर्की रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन एक उस समय एक कॉन्फ्रंटेशन की इशू बनी थी, लेकिन नेटो ने उसको बहुत अच्छे से सुलझा लिया। आज भी उनके हॉटलाइंस बने हैं। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो एक नेटो टूट जाएगा। नेटो टूट जाएगा मतलब यूरोप खत्म हो जाएगा सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि उन्होंने सारा अपना सिक्योरिटी का जो मसला है वो अमेरिका को सौंप दिया था। 75%
इन्वेस्टमेंट नेटो में अमेरिका का होता है 25% ये करते थे। जैसे इटली को देखें तो 0.69% ऑफ द जीडीपी वो खर्च करते थे अपने नेशनल सिक्योरिटी में, मतलब अपने डिफेंस में, जो बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम भी उससे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि ये हमारे बूते पर चल रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं विदाउट कंसेंसस विद इन नेटो, और वो कंसेंसस होगा नहीं, कौन सा कंट्री चाहेगा कि आपको मैं सौंप दूँ ये टेरिटरी। रेयरली कभी इतिहास में मुझे नहीं सुना ऐसा कभी दिखता नहीं है, कभी हुआ होगा। लेकिन अगर वो ऐसा करना भी चाहते हैं 2 मिनट के लिए, तो कौन तैयार होगा और उसको कैसे करेगा? और कई सारी चीजें हैं। मैंने कहा ना, WTO तो वो अरेंजमेंट है, यूरोपियन यूनियन तो वो अरेंजमेंट है, नेटो तो वो अरेंजमेंट है जहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। आखिर 100 साल जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई हुई ना, 1870 से लेके 1945 तक लड़ते ही रहे। 1869 से पूरा यूरोप को तबाह कर दिया इस प्रोसेस में। लेट कॉलोनी का प्रोसेस, लेट कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में जब ज्वाइन किया जर्मनी, उसको लगा पूरी दुनिया तो बट गई, अब मैं क्या करूं, अब इन पर ही अटैक करता हूं, सारी हमारी जो एम्पायर है इनके वो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ, जब हिटलर मारा गया या जो शांति हुई, उसके बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया। उसके बाद शांति, यूरोपियन यूनियन टर्म तो बाद में आया, लेकिन उसके बाद शांति हुई। और जो असली मुद्दा था फ्रांस और जर्मनी के बीच था, वो अल्सास लोरेन और जो दूसरी रूर वैली, जहां सबसे ज़्यादा मिनरल्स थे जर्मनी और फ्रांस के। अब इन्होंने कहा हम 0 टैरिफ कर देंगे, आप खरीद लो जितना खरीदना है। जाहिर है उस समय खरीदते थे, इस समय भी अब खरीदेंगे। उस टेरिटरी कैप्चर करके भी क्या होगा, उसका जो एक्सट्रैक्शन में जो पैसा होगा वो मिल जाएगा। कहने का मतलब है, जब ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए तो ये टेरिटरी का इंपॉर्टेंस चला गया। यूरोपियन यूनियन तो आप पोलैंड से पुर्तगाल चले जाइए, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, शेंगेन वीज़ा है, आप चले जा सकते हैं। तो ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं आप, फिर वो बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं। क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जे का मतलब तो होगा कि सीधा सीधा डेनमार्क पे हमला है। ठीक है, सीधा सीधा डेनमार्क पे हमला। और अगर डेनमार्क पे हमला है सर, तो फिर ये नेटो पर, मतलब नेटो का एक देश नेटो के दूसरे देश पर हमला कर रहा है। बिल्कुल। तो नेटो का टूटना तो तय है ना फिर? नेटो का टूटना तय है। और नेटो ही नहीं, यूरोपियन यूनियन का तो देश नहीं है इंग्लैंड, यूके, लेकिन वो भी आप ये समझें इस समय म्यूटेड रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे जर्मनी या जो कोलिशन ऑफ द विलिंग है जिसको कहा जाता है अभी यूक्रेन के खिलाफ जो बनी है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, स्पेन है, इटली है। ये सारे देश जो हैं वो कहते हैं कि हम रशिया का यूरोप में इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं। अब ये कोलिशन ऑफ द विलिंग, जब यूके कहता है कि हम सोचेंगे इस पर क्या करना है ग्रीनलैंड के मसले पर, यानी यूरोप को सिर्फ रूस से खतरा नहीं है, अमेरिका से भी खतरा है, बिल्कुल है ना? और वो टेरिटरी का खतरा है। और दूसरा, ये वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की बात क्यों छेड़ी है इन्होंने? एप्स्टीन फाइल्स भी खुला हुआ है, और एप्स्टीन में भी क्या क्या निकलेगा भगवान जाने। काफी कुछ निकल ही चुका है एप्स्टीन फाइल्स में जी, और कहां से वो अब इन्वॉल्व होंगे उसमें। इन्होंने सारा ध्यान बटा लिया अभी वेनेजुएला का। आपको लगता है वेनेजुएला के ऊपर जो ये इन्होंने एक तरीके से एक्शन लिया है, ये एप्स्टीन फाइल से ध्यान बटाने के लिए? बिल्कुल किया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बाहर नहीं है, क्योंकि उस कह रहा है FBI की में बहुत समय लगेगा। 75,000 तो अब तक निकाला था, जो लास्ट काउंट मैंने देखा था 4 दिन, मतलब वेनेजुएला अटैक के पहले। उसके बाद भी ये बोल रहे हैं 2.5 लाख पेजेस को करना है, और उसमें भी वो वैसी चीज़ें ला रहे हैं जैसे क्लिंटन का फोटो है, जो वैसे लोगों का है जो इनके सपोर्टर्स नहीं है, एडवर्सरीज हैं, उनके फोटोज और वो सारी चीजें ला रहा है, डॉक्यूमेंट्स ला रहा है। यानी अभी ट्रंप वाली असली फाइल शायद सामने नहीं आई होगी, तभी वो सारे। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है, पूरी दुनिया के जितने टीकाकार टिप्पणीकार हैं सब वो जानते हैं कि ऐसा क्यों किया। जो मेन चीजें ट्रंप को लेकर एप्स्टीन फाइल्स में दबी हुई हैं, वो अभी एविडेंस बाहर नहीं आई है। अभी एविडेंस बाहर नहीं है, क्योंकि वो वीडियो आपने देखा जो एप्स्टीन फाइल्स के बाद रिलीज हुई है, जो वीडियो पार्टी की वीडियो है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं और बहुत महिलाएं हैं उनके साथ। वो वीडियो हैं, वो तो
मैं तो इनके ओरिजिनल साइट पे जाके वो फोटोज भी देखा हूं जो अदरवाइज हम देखते हैं कि अदर मीडिया में आ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कैसे कैसे चीज अभी आने वाला, और वो बाहर आ सकती हैं और उसमें कहीं ट्रम्प इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं उन विक्टिम्स की या उन लड़कियों की, वो अकाउंट्स दिल दहलाने देने वाली अकाउंट्स हैं। देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि इस देश का राष्ट्रपति ऐसा एक घृणित कृत्यों के साथ आया है। कितने स्टोरीज हैं हम सब जानते हैं। वो अगर वहाँ का राष्ट्रपति बन के बैठा है तो वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। मैं सीधा कह रहा हूँ कि ये अमेरिकन पब्लिक का रिफ्लेक्शन दिखाता है ट्रम्प जिस तरह के आदमी हैं। एप्स्टीन फाइल्स उसका एक सबसे बड़ा उनके ये कहें कि उनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट होगा जी। और उसमें भी आप देखेंगी बहुत सारे चीज को इन्होंने रिडैक्ट किया। रिडैक्ट मतलब जो रिडैक्ट किया, बहुत मेजर पार्ट्स को रिडैक्ट किया हुआ है। जी जी जी। तो उसको मतलब रिडैक्ट मतलब रोका हुआ, जैसे वो लड़कियों के या उन लोगों के जो अदरवाइज नहीं इसमें इन्वॉल्व हैं या उनको नहीं सामने लाया जा सकता है, उनको उन्होंने छिपाया है। लेकिन आगे चल के क्या क्या रिडैक्ट करेंगे ये कोई नहीं। तो ग्रीनलैंड और वेनेजुएला ये दोनों उसी के मसले हैं। इसके तह में आप जाएंगी तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आप पाएंगी कि इसमें ट्रम्प भी इन्वॉल्व है, और इसी के लिए सारा ये घूम फिर के ये किया जा रहा है। हालांकि लोग कहते हैं वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ उसके लिए इन्होंने, जैसे मदुरो जिस घर में रहते थे उसका घर का एक डमी घर बनाया गया, वहाँ एक्शन लिए गए, वहाँ जितने तरह के इंफॉर्मेशन थे, कैसे दरवाज़ा खुलता है, कौन सा उनका सेफ वॉल है, किस में वो 5 मीटर के सेफ में वो उनका घर होगा, या जो अटैक होने पर वो जहाँ छुपेंगे, वो सारी चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन इसका इमीडिएट कॉज था ये भी कि एप्स्टीन फाइल्स को, और एप्स्टीन फाइल्स को ये अच्छी बात ये है कि रिपब्लिकन्स ने ही सपोर्ट किया। मार्जोरी ग्रीन टेलर एक जो इनकी सबसे बड़ी दोस्त थी, जो ट्रम्प बोलते थे उनके 10 गुना आगे जाके वो बातें वो कहती थी, उनको इन्होंने कहा कि ये बेकार महिला है और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और अब वो तो खैर कांग्रेस मेंबर भी नहीं है, उनको भी इन्होंने अपना नहीं माना। और हम सब जानते हैं ट्रम्प और इलॉन मस्क की दोस्ती क्यों ख़त्म हुई थी। यही सब चीज़ों के चलते ख़त्म हुई थी, क्योंकि उसने भी एप्स्टीन फाइल्स को कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं बताना चाहते हैं। तो यहीं कहीं ना कहीं वो एप्स्टीन फाइल्स पे घूम फिर के ये आएंगे ही आएंगे। तो यही ध्यान बटाने का एक मसला है जो उन्होंने वेनेजुएला और आगे ग्रीनलैंड के लिए। मगर डॉक्टर सिंह, ये भी तो कहा जा रहा है ना, देखिए इस बात से भी आप नकार नहीं सकते हैं कि जब मडूरो और उनके वाइफ को एक्सट्रैक्ट करके एयरलिफ्ट कर लिया गया वहाँ से, वेनेजुएला से, तो देश का एक तबका वहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, खुशियाँ मना रहा था, सड़क पर आकर खुशियाँ मना रहा था, ये बोल के कि ये डिक्टेटर थे। उनके ऊपर जो चार्जेस हैं ड्रग्स की तस्करी के चार्जेस हैं, तो ये सारे दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, ये सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर। वो डिक्टेटर थे, उन्होंने कई लोगों को मरवाया है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके की एलिगेशन लगी हुई हैं। ये एक बुरे लीडर थे, इन्हें किसी भी तरीके से देश से निकालना था। तो ये एक एस्पेक्ट भी है वहाँ पर। इसमें ट्रम्प ने ऑफकोर्स उन्होंने तो ये सारे इश्यूज का हवाला दिया ही है, लेकिन आप लोग इसे कैसे देखते? क्या इसमें कोई भी सच्चाई नहीं देखते? देखिए, दुनिया में पूरा वेस्ट एशिया डिक्टेटरशिप पे बेस्ड है। अब कोई भी एक, इजराइल को छोड़ दीजिए जो डेमोक्रेसी है, हालांकि वो भी क्वेश्चनेबल डेमोक्रेसी है कई मामलों में, पूरा वेस्ट एशिया के इनके जितने दोस्त हैं सेठ साहूकार वहाँ के, ठीक है, सब वो सब डिक्टेटर हैं। वो क्या क्या मेजर्स अपनाते हैं, यही नहीं, दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं है, उन पर कुछ करते हैं। वहाँ तेल नहीं है ना, तेल रहता तो वहां भी वो कहते कि ये जो डिक्टेटर है लोगों को खाने पीने, तेल एट द सेंटर ऑफ इट इज द नेचुरल वेल्थ ऑफ दैट कंट्री। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। सीधी बात है। क्यूबा में आज से नहीं, जब से शीत युद्ध शुरू हुआ है तब से वहाँ कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का टेंशन चल रहा है। क्यूबा कितना 90 मील दूर है फ्लोरिडा से। वहां पर सत्ता परिवर्तन इतने राष्ट्रपति आए, क्यों नहीं करवाना चाहिए। हालांकि मरवाने की कोशिश की, ऐसा चाह कि फिदेल कास्त्रो मर जाएं बाद में, और कई सारे कॉन्स्पिरेसीज हुए। वहां पर तो बहुत इजीली ये घुस के उनको हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाया? तो द इंटरेस्ट लाइज इन वेनेजुएला बिकॉज ऑफ द ऑयल, और कोई बात बिल्कुल एक लाइन में अगर समझाऊं इसे तो जी। और ग्रीनलैंड में बिकॉज दे हैव रेयर अर्थ, सीधी बात है। ग्रीनलैंड बिकॉज ऑफ द सी रूट, रेयर अर्थ एंड द टेरिटरी।
रियल एस्टेट, जो एक ग्रीनलैंड की रियल एस्टेट। और आप जब रियल एस्टेट कहते हैं तो मैं मन में ये सोच रही हूँ कि भाई इनकी अपनी कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टावर्स खुद की कंपनी है, तो रियल एस्टेट क्या उन्हें ग्रीनलैंड में ट्रंप टावर्स बनवाने, वहाँ पॉपुलेशन है नहीं डॉक्टर सिंह जो ट्रंप टावर्स यूज कर सके। अब सवाल है कि अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो अमेरिका का रियल एस्टेट बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका का रियल एस्टेट बढ़ाएंगे, मतलब टेरिटरी बढ़ जाएगी। तो कितने बड़े जमींदार हैं हम। जैसे वो कहते थे ना अंग्रेज़ों के राज के बारे में, यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है, शायद वैसा ही कुछ उसके लिए भी सोच रहे हो। और यही नहीं, ये डर तो बहुत बढ़ा दिया है ना, कनाडा मेक्सिको के लिए डर बढ़ा दिया गया है। मैं आते से उन्होंने कनाडा पर बयान दिए थे। मैंने जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और जब ये राष्ट्रपति बन के आया, मैंने कहीं बोला था ये बात बहुत क्लियरली कि देखिए अब ये क्या चाहते हैं कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, यानी टेरिटरी को इन्होंने बना दिया कि जो जीता वो वहाँ का वहाँ पे राज करेगा। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि उनकी नज़र ग्रीनलैंड पे है, और वो ग्रीनलैंड को वो जब कैप्चर करेंगे तो कहेंगे हमने भी यहाँ कैप्चर किया था, हमने भी यहाँ अपना ऑथराइजेशन किया था, हम यहाँ काबिज होना चाहते हैं। और इसीलिए वो पुतिन को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करते हैं कि आप अग्रेसर हैं, आपने टेरिटरी कैप्चर की, जो और यूरोपियंस करते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहता है, जैसे जेलेंस्की की पहले मीटिंग में इन्होंने क्या कहा, व्हाट कार्ड्स डू यू हैव। अब आप बताइए, किसी एक राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि आपके पास कोई कार्ड ही नहीं, मतलब हम वीक हैं तो लाठी खाते रहें। तो यहाँ भी वही चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वेनेजुएला में लाठी उसकी भैंस। और यहाँ भी वो डिप्लोमेसी में वो फंस के रह जाएंगे। वेनेजुएला को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियंस, म्यूटेड वे में, हालांकि फ्रांस अपोज किया है, लेकिन यूके ने एक तरह सपोर्ट किया है। यहाँ ग्रीनलैंड में क्या वही रुख अपनाएंगे जो कर रहा है, या यहाँ भी वो रूस? तो डॉक्टर सिंह आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए एक बात तो समझ में आ गई कि कोई मुखर तरीके से खड़े होकर अपोज नहीं कर रहा है। रशिया और चाइना ने जो भी अपनी स्टेटमेंट्स दी, कोई खास फर्क पड़ा नहीं। पूरी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से तो एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई तो कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा लगता है कि सबने अब ये मान लिया है कि भाई ट्रंप को जो करना है वो करे। अब ये उनका किसी भी तरीके से मुकाबला अब कोई देश करने लायक नहीं बचा है क्या? ट्रंप ने ये रियलाइज कर लिया कि यूरोप के पास कोई सिक्योरिटी पावर नहीं है, सिवाय फ्रांस और यूके के न्यूक्लियर वेपन्स के। इनके पास कोई औजार नहीं है जिससे अमेरिका को फिजिकली थ्रेटन कर पाए, या रेजिस्ट कर, थ्रेटन तो नहीं, रेजिस्ट कर पाए। अब उसके बिला पर उनको लगने लगा कि अब हम ऐसे पोजीशन में आ गए हैं कि इन पर हम फिजिकली डोमिनेट कर सकते हैं। तो ग्रीनलैंड उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बना। और टैरिफ के भी मुद्दे पर देखेंगे तो इन्होंने यूके पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाया, बाकी यूरोपियन यूनियन पे 15% लगाया, स्विट्जरलैंड पे 39% के करीब टैरिफ लगाया है। यानी यहाँ भी वो जानते हैं कौन उसके सबसे करीब है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो भी यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर है यूएसए का यूरोप में, या परमानेंट यूएस रिप्रेजेंटेटिव है यूरोप, क्योंकि वो मीडिएटर हैं। जहाँ भी आप देखेंगे, इसी बार इस टर्म में ही ट्रंप 2 बार यूके जा चुके हैं, जो कहीं नहीं जाते थे, और जहाँ भी जाते थे वो मीटिंग्स में जाते थे, सिर्फ विजिट के लिए कहीं नहीं गए। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पावर है यूरोप का खत्म हो गया, सिवाय फ्रांस के, जो कभी कभी बोलते रहता, जो उनके अभी असिस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में, जय धर्माधिकारी, इंडियन मूल के ही हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ओपोज किया इसका, जो वेनेजुएला में इंटरवेंशन था। उसके अलावा कोई भी कंशंस नहीं है या कंशंसनेस नहीं है कि ये सारे लोग कहें कि हम इस समय ओपोज करते हैं इस ग्रीनलैंड के मूव को। वो सब बात करने की मुद्रा में, और वहाँ जाके क्या बात करेंगे भगवान जाने। और जो उनको इंटरप्रेट करेंगे वो जिस तरह से कहते हैं ट्रंप साहब कि सर प्लीज़ अलाउ मी टू टॉक टू यू, उस टाइप का कुछ ड्रामेबाजी यहाँ कर देंगे कि लोग को लगे कि अब हम सबसे ज़्यादा पावर है। और वो मैं कहूँ ये कॉमन अमेरिकन की यही अकड़ है, यही ऐंठन है, यही ह्यूबरिस है जो रिफ्लेक्ट करती है इस समय ट्रंप में, और वही उसी का वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं ग्रीनलैंड में। वेनेजुएला के तेल का क्या होगा, क्योंकि वहाँ हर रोज़ लगभग 1 मिलियन बैरल तेल निकलता है वेनेजुएला से। ज़्यादातर हिस्सा वो चीन को बेचते हैं, और वेनेजुएला के पास जो मतलब ये जो ट्रेड है वो वेनेजुएला और चीन के बीच में डायरेक्ट ट्रेड है। तो आप जब तेल बेच रहे हैं, पैसे वेनेजुएला के पास आ रहे हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि कंट्रोल मैं करूंगा तेल को, अमेरिका करेगा कंट्रोल तेल को।
तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है कि अगर अमेरिका ही कंट्रोल करेगा ऑयल रिजर्व्स के या वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को, तो फिर ये रेवेन्यू जो जनरेट होगा ये तेल बेचकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ये पैसे किसके पास जाएंगे? क्या ये ट्रम्प पैसे वेनेजुएला को देंगे या ये अमेरिका के खजाने में जाएंगे? ये मतलब क्या स्थिति बन रही है? ये एक नया तरह का उपनिवेशवाद है जो अब तक देखा नहीं गया। वो कहना क्या चाहते हैं, देखिए इससे ऑयल प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दुनिया का 1% ऑयल ही वेनेजुएला प्रोड्यूस करके देता है। अच्छा। इससे चाइनीज अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना जो है सऊदी अरेबिया से खरीद लेगा, रूस से खरीद ही रहा है, ईरान से खरीद ही रहा है, उनसे ले लेगा, उनके लिए वो बट ऑयल रिजर्व सबसे बड़ी है दुनिया की। सबसे नॉन ऑयल रिजर्व सबसे बड़ी वेनेजुएला के पास है। हालांकि उनके ऑयल में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा। और हार्ड ऑयल है, मतलब नॉर्मल जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं जैसे रिलायंस की है या जो इंडियन ऑयल सेक्टर की रिफाइनरी है, हाँ। उनमें वो प्रोसेस महंगा हो जाता है तो अच्छा। तेल के दाम है। लेकिन अमेरिकन जो ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो टेक्सास का ऑयल है वैसा ही वेनेजुएला का ऑयल है। अच्छा। तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। ठीक है। और वो ज़्यादातर अपने लिए शेल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो इजी टू प्रोसेस है। अच्छा। यानी उनका एक्सट्रैक्शन इजी है और हाँ। उनका प्रोसेसिंग इजी है, रिफाइनिंग इजी है। ठीक है। अब यहाँ वो चाहते हैं कि जो भी एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स होंगे इनके प्राइस के, वो निर्धारित करेंगे। एक्सॉन करेगी, एक्सॉन मोबिल करेगी, शेवरॉन करेंगी, जैसी बड़ी कंपनियां करेंगी, वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगी और आने वाले समय में जो भी तेल वहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा उसका निर्धारण, जैसे 70s के पहले यही प्रथा थी गल्फ कंट्रीज में भी, कि वो अमेरिकन्स डिसाइड करते थे या ब्रिटिशर्स, शेल ऑयल डिसाइड करता था कि हमको क्या करना है, कैसे बेचना है, क्या प्राइस रखना है, इनको रॉयल्टी दे देते थे। और वो भी 7-8%, 10%, बहुत हुआ तो सऊदी अरेबिया को एक ज़माने में 20% देते थे। तो उनको लगने लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो 70s का ऑयल क्राइसिस जो है वो उसी नेशनलाइजेशन के चलते हुआ था जब ऑयल के दाम बढ़े थे। Okay. यहाँ भी वो कुछ वैसा ही करना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां, तेल की कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करें, हाँ। ऑयल एक्सट्रैक्शन करें और दुनिया में तेल बेचें, उसका उनको रॉयल्टी देंगे। बोलेंगे 10% लो, 5% लो, तुम तो हमारे कंट्रोल में। एटलीस्ट वेस्ट एशिया में वो फिजिकली टेरिटरी कंट्रोल नहीं करते थे, सिर्फ उनके प्लायंट रूलर्स थे वहाँ जो एग्री करते थे कितने में तेल बेचना है, कितने पैसे हम आपसे लेंगे। ऐसा ही रिजीम वो वेनेजुएला में बनाना चाहते हैं। और वेनेजुएला में अभी 10 मिलियन हो रहा है, ये 90s में 35 मिलियन बैरल पर डे के करीब था, मिड 90s में। उसको 90s वाले स्टेट में लाने में भी लोग बताते हैं कि 200 से 300 बिलियन डॉलर लगेंगे। अच्छा। और इसमें भी 3 से 4 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में या 2 महीने या 2 साल में तैयार हो जाएगा। यानी उनके सारे जो ऑयल इंडस्ट्री हैं, ऑयल रिग्स हैं, वो सारे जंग खाए हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी है। चाइना ने इन्वेस्ट किया था, $10 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया है, वो उससे रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर भी होगा कि आपने जो 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है वो अब वापस कैसे लाऊंगा। तो एक तरह की जो गारंटी थी जो वेनेजुएला ने दी थी कि आपको इस 10 बिलियन के बदले हम तेल देंगे या जो ट्रांजैक्शन होता है नॉर्मल, अब अमेरिकन्स कहेंगे कि अब हम कंट्रोल करेंगे तो चाइना को पैसे कौन देगा। तो वो भी एक कॉन्फ्रंटेशन का इशू होगा। दूसरा होगा कि ये जितने शेवरॉन है, एक्सॉन मोबिल है, शेल ऑयल है, ये सब इन्वेस्ट वहां करेंगे तो जाहिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई 5 साल 10 साल के लिए नहीं करेगा, 50 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, उनकी टर्न अराउंड करेगा पूरी ऑयल इंडस्ट्री को। तो ये 50 साल तक डोमिनेट करेंगे वेनेजुएला पे। वेनेजुएला, आपने सही कहा था कि वो डिक्टेटर है। वहां के मतलब 20 से 25% लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि इकोनॉमी इतनी दुर्दशा में है। 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोग बाहर चले गए हैं, जिसमें 30 लाख लोग तो कोलंबिया गए हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उन्होंने सारी बिगाड़ दी है। लेकिन ये मादुरो ऐसा कर सकते थे अगर वो अमेरिका के पास जाते या और अन्य देशों के पास। लेकिन साउथ अमेरिका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में आप देखेंगे कि यहाँ के लोग इसेंशियली 2 तरफ से चलते हैं। एक तो हमेशा या तो प्रो अमेरिका रहेंगे या प्रो सोशलिस्ट रहेंगे। तो यही उतार चढ़ाव हमेशा आया। जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, मेक्सिको, ये 4 कंट्रीज जो हैं लैटिन अमेरिका की,
वो चारों कंट्रीज जो है इस समय सोशलिस्ट कंट्री है। और सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं कि चाइनीज कम्युनिस्ट जैसे हैं या सोवियत संघ जैसा है, ये बेसिकली सेंट्रिस्ट होते हैं, अमेरिकन कॉलोनियलिज्म के खिलाफ होते हैं। वन पार्टी रूल भी नहीं होती, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होती है, लेकिन जो पावर में रहता है वो सत्ताधीश बना रहता है। अच्छा। और यही व्यवस्था चली आई है। अब मेक्सिको जैसे देश और ब्राजील जैसे देश जो इनसे अपोज्ड हैं, सोशलिस्ट हैं, वो इसका प्रतिकार करेंगे। तो ये आज से नहीं, 100 साल से या 1823 से जब मुनरो डॉक्ट्रिन आया था, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तब से चला आ रहा है। और उस समय भी जब इन्होंने, अमेरिकियों ने जब 13 स्टेट्स था, आपने हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रही हैं, आप जानती हैं, तो उन 13 स्टेट्स ने कहा था कि अब यूरोपियन पावर्स को हम अमेरिकाज में नहीं आने देंगे, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में। और एक बहुत बड़ा लिबरेशन मूवमेंट चला था साउथ अमेरिका में, साइमन बोलीवार नाम सुना होगा, उन्होंने किया था। वो साइमन बोलीवार रेवोल्यूशनरी नहीं थे, उन्होंने स्पेनिश और पुर्तगाली साम्राज्यवाद को खत्म किया था। और अमेरिका से एक अंडरस्टैंडिंग थी, या ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग थी, अमेरिका से तो नहीं, कि यहाँ यूरोपीय उपनिवेशवाद नहीं आएगा। तो अमेरिकी उपनिवेशवाद वहां पर काबिज रहा। और एक सबटेक्स्ट था कि या तो अमेरिका को अपोज करो, अगर कोई बदमाश डिक्टेटर बहुत दिन ज़्यादा रहा सोशलिस्ट बन के, तो अमेरिकन का हेल्प लो और फिर एक नया डिक्टेटर ला दो। तो ये चलता है और ये फिर से शुरू होगा जब अमेरिका चाहेगा कि वहाँ पर डोमिनेट करे। और उसका कारण एक ये भी है, अफ्रीका में देख लिया है, चीन ने बहुत इन्वेस्ट किया है। आप किसी भी अफ्रीकी कंट्री की इकॉनमी समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि हर जगह चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। रोड, सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, रेल लाइन, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में इन्होंने इन्वेस्ट किया। और अफ्रीकी नेशन बहुत एक तरह से कहें ऑब्लाइज्ड हैं चाइना के प्रति। हाँ। अब ऐसी स्थिति वो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में नहीं चाहते हैं। ये भी एक कारण था कि उन्होंने असर्ट किया है यहाँ पे, जो वैध कारण था। लेकिन जब वो कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम अपने पास रखेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर किसके हवाले छोड़ देंगे, चीन है। यानी जाहिर है चीन तो उतना असर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन लोकली जो अब असर्ट कर रहा है ताइवान में, साउथ चाइना सी में, वो करता तो मैं आपसे ये सवाल यही पूछना चाहती थी कि अब जब ये एक्शन ले लिया गया है तो इसके बाद तो रशिया भी यूक्रेन में घुसकर उठा ले जाएगा ज़ेलेंस्की को। आप फिर, या फिर चाइना ताइवान में घुसकर जो वो करना चाहता है वो कर लेगा। फिर किस मुंह से कौन सा देश रोकेगा? जब अमेरिका ने वेनेजुएला में ये किया तो आप रशिया को क्या कहेंगे, या आप चाइना को क्या कहेंगे? कल को रशिया अगर कीव में घुस के ज़ेलेंस्की को एयरलिफ्ट कर ले तो क्या? तो अब देश में, दुनिया में क्या कहा जाएगा? मुझे तो लग रहा है पुतिन अफसोस कर रहे होंगे कि मैंने किया क्यों नहीं है, मैंने कीव को कैप्चर क्यों नहीं किया। हम तो घुस ही गए थे, और घुस के अगर कैप्चर करना ही था, इतनी लंबी लड़ाई, पहले कीव को कैप्चर करो, सारा कैप्चर हो जाता। उन्होंने रियलाइज किया कि कीव कैप्चर करके यहाँ की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जाहिर है डेमोक्रेटिक कंट्री रहे इतने देर से, इतने दिनों से, हम यहाँ रिप्लेस भी कर दें, अपना रूलर भी लाएं, लेकिन शासन नहीं चला पाए। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि जो रूसी भाषी क्षेत्र हैं उन्हीं को अपने आप में मिलाएंगे। तो अब वो तो रिपेंट कर रहे होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, शुरू में ही कुछ बम बम गिरा देते, उनको कैप्चर करके ले आते। जो एग्जाम्पल ये सेट किया गया है, इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। और ये अब फ्री हैंड देगा ना रशिया और चाइना को? बिल्कुल देगा। रशिया और चाइना को ही नहीं, छोटे छोटे राज्य जो पड़ोसियों के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो भी ऐसी कोशिश करने लगेंगे, अब कौन आएगा बचाने तुमको। ये भी स्थिति होगी। कई सारे देश जिनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है एक दूसरे के साथ, वो सामने आने लगे कि अब कोई किसी के लिए खड़ा क्यों नहीं होता है सर? अब दुनिया में जो सिचुएशन, स्थिति जो बन रही है, कोई भी देश दूसरे के लिए खड़ा होता हुआ दिखता तो नहीं है। देखिए अब देखिए, पहले भी ऐसा था कि कोई देश दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता था, जिसकी लाठी वही भैंस। लेकिन वो एक कहते हैं ना, RBIO, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये जो पूंजीवादी देश थे, इन्होंने एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया, जिसके तहत IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, पहले ये सारी व्यवस्थाएं बनाई कि अगर कोई देश
वायलेशन करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का किसी देश का, तो हम IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन देना बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा करता है तो UN से सैंक्शन लगा देंगे। उससे भी ज़्यादा करता है तो उसके टेरिटरी में हम UN से सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करके ये भिजवा देंगे अपनी दूसरे राज्यों की सेना, पीस कीपिंग फोर्स जो कई जगहों पर चली 90 के बाद। अब वैसी स्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि हर जगह जहाँ कोई कहेगा, अगर किसी ने मान लीजिए कल को रूस ने कह दिया कि अब हम जो 20% भाग है हम अपने आप को मिला लेंगे, वो उसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड में वो जाता है, तो अगर कोई देश जाता है तो रूस अमेरिका का सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस दोनों मिले हुए हैं इस मामले में। अब कौन किसके पास जाएगा? तो अब वही होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने पिछले 30 साल में, मतलब जब से शीत युद्ध खत्म हुआ है 1989 से, या सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 से अब तक, पीस डिविडेंड एंजॉय किया है हमने, हमारे और आपके लाइफ टाइम में। हमने देखा है मोटे तौर पे शांति थी। कोई न्यूक्लियराइजेशन के लिए आगे नहीं बढ़ता था, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कहता था कि हम कोई ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा एग्जैक्टली मिलिटरली एग्रेसिव होके हम नए वेपन्स नहीं खरीदेंगे। अब वो काल फिर वापस आएगा जो शीत युद्ध के समय था, कि हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस स्पेंड करते थे। जैसे सोवियत संघ किसी जमाने में 15% अपना GDP का डिफेंस पे खर्च करता था, अब वैसी स्थिति आ ही जाएगी। पोलैंड आज 5% करता है, धीरे धीरे वो भी बढ़ाएगा। भारत जैसे देश जो जिनका नॉर्थ और वेस्ट दोनों कॉन्फ्लिक्टेड है, वो अब इसमें बहुत बुरे फंसेंगे। ताइवान जैसे देश पिसेंगे। जापान जैसे देश हमेशा थ्रेटेंड रहेंगे कि कौन कब पड़ोसी उनका आ जाए और कहे कि आपने बहुत तंग किया था हमें पिछले 200 साल से, अब हमारा टाइम है, हम बदला लेंगे। तो ये व्यवस्था आ सकती है लेकिन इसमें कई सारे वेरिएबल हैं। क्या ट्रम्प ग्रीनलैंड में सक्सीड करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर वो सक्सीड कर जाते हैं अपने डिज़ाइंस में, या यूरोपियंस उनको मना लेते हैं कि चलिए आप कैप्चर मत कीजिए, इसमें जितना रेयर अर्थ है जो कंट्रोल करता है आप एक्सट्रैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी छूट देंगे, वैसी भी व्यवस्था हो सकती है। जिस तरह वो कह रहे हैं ना, जैसे जिस तरह ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, इसको हम फ्री ट्रेड जोन बना देंगे, जो 20% जो रूसी भूमि है, रूसी भाषियों की जो भूमि है, जो मिलाने की बात कर रहे हैं, इसको फ्री ट्रेड करते हैं। आप भी ट्रेड कीजिए, आप भी मिनरल एक्सट्रैक्शन कीजिए, हम भी करते हैं, वैसी कोई व्यवस्था वहाँ बनाने लगे। पर आपको ये नहीं लगता है सर कि यहाँ जो 3 बड़े, भारत के अलावा जो 3 बड़े पावर्स अभी अब दुनिया में हम देख रहे हैं, रूस हैं, चाइना एंड अमेरिका, ये 3 अब मतलब एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग इन सब के बीच कि तुम भी जहाँ प्लंडर करना है तुम जाके प्लंडर करो, और हम जब करें तो तुम कुछ ना कहो। इस टाइप की सिचुएशन बनती भी अब दिख रही है कि अब चाइना को जो करना है वो करे, अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, रूस को जो करना है करे। एक तरीके से देखिए यूक्रेन से हाथ खींच ही चुके हैं ट्रंप। तो ये आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है? भारत एक उभरता पावर है, लेकिन भारत इन सबसे कोसों दूर है इन सारी चीज़ों में, लेकिन ये 3 देश इस तरीके से अब आपको बिहेव करते हुए नजर आ सकते हैं। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को अगर उठा के देख लीजिए, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। कभी आपने देखा है ब्रिटिशर्स पर अटैक किया हो फ्रेंच ने आफ्टर 18th सेंचुरी कि मुझे इंडिया दे दो? उन्होंने अपना इंडो चाइना रखा, जो लाओस वाला पार्ट है, वियतनाम, एवरीथिंग एल्स इज एक्सेप्टेबल। एवरीथिंग एल्स इज एक्सेप्टेबल। यूरोप में रूस, सोवियत संघ ने हिटलर के साथ मिलके बंटवारा कर लिया था ना, आधा पोलैंड तुम रखो, आधा पोलैंड हम रखेंगे। जब जर्मनी का या हिटलर की वो पिपासा बढ़ने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंड लेंगे, जब उन्होंने सोवियत संघ पे अटैक किया तब ये पीपल्स वॉर बना। उसके पहले तो 1941 के पहले तो इंपीरियल वॉर था उनके लिए। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में रहा है। अब वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर ग्रीनलैंड में वो सक्सीड करते हैं तो वो फिर वापस आने की संभावना बनती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं टेंशन बढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि यूरोपियंस ये ठान लें कि ग्रीनलैंड को की समस्या को वो सुलझाएंगे और बिना टेरिटोरियल एक्सपेंशन के उनको वो किसी तरह कंटेन कर पाए। नहीं तो ये आने वाले स्थिति में कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। और पिछले 4 सालों से जब से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस का साथ चीन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में ताइवान में मुझे घुसना है। और वर्ल्ड कैसे रिएक्ट कर रही है वो देख रहा है। वर्ल्ड तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और
बड़े आराम से वो ताइवान को कैप्चर कर देते। कितना भी हम दिखा लें कि ताइवान उन पर $12 बिलियन खर्च कर रहा है, ये फाइटर जेट खरीदा है, हम सब जानते हैं चीन के आगे वो कितने दिन टिक पाएगा अनलेस एंड अनटिल अमेरिका सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका नहीं सपोर्ट करेगा। इसीलिए चीन को थ्रेटन करने के लिए जो नई प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पे अटैक करते हैं तो हम ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देंगे। ये चाइना के खिलाफ उन्होंने कहा है, जिसके चलते चाइना और जापान की तल्खी बढ़ी है। तो ये भी हो सकता है कि वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नए नए पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस बने, जो फिर से एक तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली या सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति होती थी कि ये जो 3 बड़े राज्य थे, जापान इधर, इटली उधर, जर्मनी उधर, ये सारे जो है सो अपना टेरिटोरी बांध लेते थे कि हम ये करेंगे और इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। यूक्रेन का क्या होगा सर, आपको क्या लगता है अब यूक्रेन का क्या होगा? क्योंकि आपको लगता है कि शांति बहाल होने की सिचुएशन अब बनेगी? और अगर अमेरिका को यही पुश करना, जो वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है, इसे हमें रोकना है, अब किस मुंह से कहेंगे? देखिए, यूक्रेन को मैं सबसे बड़ा जो मैं गलती मानता हूँ कि वहाँ के शासक ज़ेलेंस्की हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ी शक्ति को अब आप चैलेंज करते हैं तो आप में खुद का कुव्वत होना चाहिए था। दूसरा, वो एक डाइड इन द वूल पॉलिटिशियन भी नहीं थे ज़ेलेंस्की। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे या एक्टर थे, जो कह लें टेलीविज़न में उनको आना अच्छा लगता था। उनको वहाँ का राष्ट्रपति बनाना, उनको चैलेंज किया। अगर वो स्टेट्समैन होते तो या वो स्थिति ही नहीं आती। तो जब तक शीर्ष नेतृत्व में दोनों राष्ट्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ शांति नहीं आएगी। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। और मैं शीर्ष नेतृत्व रूस के लिए भी कह रहा हूँ और इनके लिए भी कह रहा है, किसी तरह से या तो इलेक्शन हो, ज़ेलेंस्की हट जाए, यहाँ इलेक्शन हो, पुतिन हट जाए, या कोई अनहोनी हो जाए, तो वो जब तक नहीं होगा यहाँ की समस्या सुलझेगी नहीं, ये सिचुएशन बदलेगी नहीं। जी नहीं। और अंग्रेजी में एक टर्म है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरह आप सुनेंगे कि एक साल शांति रही, फिर 1 महीने तक खूब तोपबाजी, बंदूकबाजी हुई, फिर शांत वहीं हो गया। और नगोर्नो काराबाख जो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच था, वो 35 साल तक इस तरह चला। बहुत सारे रीजन्स हैं अभी भी, जैसे ओशेतिया है रूस में, अब खाजिया है रूस में, जॉर्जिया और इनके बीच वो संघर्ष चलता ही रहा है। और वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, कभी फूटता है, कभी शांत हो जाता है, कभी फूटता है। तो ऐसी ही स्थिति आने वाली आपको लग रही है? मुझे लग रहा है रूस और यूक्रेन के बीच रहेगी। यूक्रेनियंस को यूरोपियंस भी छोड़ देंगे, रूस अमेरिका ने तो छोड़ ही दिया, और उन पर ये काबिज होकर बैठ जाए। पर आपको सर क्या लगता है कि कोई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता हुआ दिख रहा है? और अगर ऐसा आपको लगता है, अगर उभरता हुआ दिख रहा है आप लोग के स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप लोग की रिसर्च, पढ़ाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, उसमें भारत का क्या रोल होगा अगर ऐसा एक कोई वर्ल्ड ऑर्डर उभरे तो? जी देखिए, भारत के इन्फ्लुएंस को हम भारतीय नहीं समझते हैं जब तक आप बाहर नहीं जाएं। मेरे कहने का मतलब है, अमेरिका यूरोप छोड़ दीजिए, अगर आप दूसरे देशों में इन के जाएं तो भारत का महत्व समझ में आता है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। हाँ, ये सही है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे नहीं बन पाए। रूस जैसे नहीं बन पाए इन टर्म्स ऑफ आर्मी या डिफेंस। चीन जैसे इकोनॉमी हम नहीं बना पा रहे हैं, बनेगी, उसमें समय लगेगा। और अमेरिका तो हम बन ही नहीं सकते आने वाले 50 साल में, कई मामलों में। क्यों ऐसा कहते हैं आप? नहीं, अमेरिकन इकोनॉमी बहुत डीप रूटेड है, उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। वहाँ की जो टैक्सेशन व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। हमको कई बार चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन चुके हैं। देखिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, जब हम चौथी अर्थव्यवस्था कहते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करते हैं। जीडीपी जो आप कहते हैं, हम कहते हैं, अभी अब 2700 ही हैं। $17,000 के करीब चीनी जीडीपी है। कितना डिफरेंस, अंतर है। हाँ, कितना अंतर है। अमेरिका या सिंगापुर ही ले लीजिए, $60,000 US पर एनम। यानी हम लोअर मिडिल इकोनॉमी ही हैं, अपर मिडिल इकोनॉमी नहीं बन पाए हैं, और ये फैक्ट है। आप पर आप लार्जर पिक्चर नहीं देखना चाहते? नहीं, लार्जर पिक्चर देखिए, इन टर्म्स ऑफ
4.3 ट्रिलियन आप जब बोलते हैं अच्छा लगता है सुन के इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन आप उसको डिवाइड, दिल्ली में बहुत मेट्रो है, मैं बार बार कहता हूँ इस एनालॉजी को देता हूँ कि दिल्ली में बहुत अच्छी मेट्रो व्यवस्था है, लेकिन आप कनॉट प्लेस जाइए या जो राजीव चौक है, अगर आप जाती हैं वहाँ तो अचानक एक जनसमूह आता है आपके सामने और आपको लगता है कि आप दब जाएंगी। आप कितनी भी डेवलपमेंट कर लीजिए, वो जो बढ़ती जनसंख्या है या जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, वो सारी चीज़ों को निगल जाती है। तो जब तक आप जीडीपी पर जोर नहीं डालेंगे कि हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, ये 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी तो है, परचेजिंग पावर पैरिटी भी हम $11,000 के तरफ हैं, लेकिन जब तक वो लोअर मिडिल इकोनॉमी से अपर मिडिल इकोनॉमी में नहीं जाएंगे तब तक भारत जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा बहुत मामलों में। आप ये देखिए ना, हम बहुत चीज़ों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, फ़ोन, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारा अभी भी 50 से 55% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जिनको मॉनसून एक उनके लिए बहुत बड़ा एक सोर्स बन जाता है। जब तक उनको वहां से नहीं निकाला जाएगा तब तक वो हम रियल अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, और चाइना के साथ भी यही है, चाइना इतना डेवलप होने के बाद भी IMF वर्ल्ड बैंक की नज़र में वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो आप समझ सकती हैं किस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चलती है। ये है, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 6.5 से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ 8% पर ले जाएं अगले 20 सालों तक, तब हम चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं और चाइना के बरक्स खड़े हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर कैपेसिटी। अब आप सोचिए ना, हम चाइना से भी बड़ी पॉपुलेशन होते जा रहे हैं। तो एक तरह से रीड करना ये अच्छा है कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में हम अभी भी वी हैव टू अचीव मच मोर देन व्हाट वी आर ऑलरेडी। ओके, तो मैं आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर। दुनिया में जो अभी चल रहा है, इसके बीच आप भारत को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्योंकि संभावनाएं जो भारत के लिए, हम तो दोस्त हर किसी से हैं, वी आर फ्रेंड्स विद US, वी आर फ्रेंड्स विद रशिया, लेकिन कभी कभी ट्रंप का बड़बोलापन हमारे लिए परेशानी क्रिएट करता है, और अभी जो सिचुएशन बन रही है वो बहुत पॉजिटिव है नहीं। भारत को इस पूरी स्थिति में कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि एट सम स्टेज भारत थोड़ा अपने, व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा अपने आप को रिट्रैक्ट करता है? एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि जैसे अभी सवाल किया गया डॉक्टर जयशंकर से ऑन द सिचुएशन इन वेनेजुएला, उन्होंने कहा वी आर कंसर्न्ड, और बस। तो बहुत लोगों ने इसका विश्लेषण किया ये बोल के कि भारत इतना हेल्पलेस है कि इसके बारे में सही तरीके से, मुखर तरीके से बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन वहाँ तो जो स्थितियाँ बनती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा थोड़ी दिल में जो आया जो हमने बोल दिया, वहाँ बहुत सारी फैक्टर्स होती है जिसके मद्देनज़र आप अपनी स्टेटमेंट देंगे। भारत को इन सब के बीच में आप कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, भारत को इस समय मैं एक इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग वर्ल्ड पावर देखता हूँ। एक किताब आई थी 2005 के आसपास सुमित गांगुली की, इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर। मैं बार बार वो एनालॉजी देता हूँ। अभी भी सुमित गांगुली इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर ही कहते हैं। 20 साल में हम पावर हैं, इमर्ज कर रहे हैं, हमें अपनी राह खुद चुननी है। हमने देख लिया है पिछले साल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ कोई खड़ा दिखा नहीं, हम सत्य के साथ खड़े थे। हमारे जो नैरेटिव थी उसको भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुझे ये एहसास है कि भारत ने जो राह पकड़ी है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, हम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के चश्मे से भारत को न देखें, भारत को एक ऑल्टरनेटिव पावर की तरह, एक ग्लोबल साउथ के इमर्जिंग पावर की तरह, एक डिफेंस के तौर पर भी मजबूत राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम पर जो आंख उठा के देखेगा वो 10 बार जरूर सोचेगा कि इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेस है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन, यूथ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, डिफेंस आर्म फोर्सेस नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट वी हैव। तो उस हिसाब से भारत ने एक सही राह पकड़ी है। और जो फॉरेन पॉलिसी में हम कहते हैं ना मल्टी अलाइनमेंट, वो एक तरह का हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक जामा पहनाया है कि हम मल्टीपल लोग से अलाइंड हैं। ये जो ट्रंप का जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये ट्रंप की दुनिया हमेशा नहीं रहेगी।
अगले 3 साल तक रहेगी। उसके बाद जो होगा इस पर अमेरिकन ही रीथिंक करेंगे कि कैसे कोई कह सकता है किसी राष्ट्राध्यक्ष को उसका नकल उतार के और ये कह सकता है, जो भद्दी भद्दी अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, कैसे डिप्लोमेटिकली कोई एक अमेरिका जैसा रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऐसी भाषा, तो उनके तरफ से भी रिएक्शन आएगा। उनके पर हो सकता है कि 3 सालों में नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए दुनिया का, हाँ, कि उससे उभरना शायद मुश्किल हो जाए। हाँ, अमेरिकन रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मेरे जनरेशन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे बाद के जो जनरेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, वो अब रिलाई करना छोड़ देंगे उन पर, क्योंकि पिछले 25 साल में हमने बहुत मेहनत की थी अमेरिका से संबंध, वेस्ट से संबंध सुधारने के लिए। अमेरिका ने शायद ये समझ लिया कि हम चीन के डर से उनके साथ संबंध सुधार रहे हैं। हम उनके साथ संबंध इसलिए सुधार रहे थे कि हमारे अच्छे रिश्ते होंगे, हमारे डेवलपमेंट के वो भागीदार बनेंगे। लेकिन अब ट्रंप को देख के लग रहा है, मेरे जनरेशन को और मेरे बाद के जनरेशन को, कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन आने वाला भारत जो है ना, अब वो रुकेगा नहीं। अब इट्स नॉट गोइंग बैक टू द 70s और 60s जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कॉलोनियलिज्म से जस्ट बाहर निकले थे, हमारे जो इकोनॉमी कंट्रोल में नहीं थी, फूड डेफिसिट था, भूखमरी थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई। हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। हाँ, हमारी परेशानियां हैं, वो हमेशा एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएंगी और ना हम उस पर लीपापोती करना चाहते हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो भारत का ही होगा। और हम इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार आएगी, इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को आप नहीं रोक पाएंगे। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो इकोनॉमिक डिवाइड है, उसमें एक चीज़ क्लियर है कि साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक में आप देखेंगे कोई भी सरकार आ जाए, वहाँ की इकोनॉमी नहीं गड़बड़ाती है। वो जो आती है वो कुछ ऐड करके ही जाती है, भले ही उनके बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बहुत मारपीट करते हैं, बहुत डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस चलते हैं। वही चीज़ पूरे इंडिया में होगी कि जो हमारे डिफरेंसेस होंगे, हम कहेंगे आपस में लड़ लेंगे, हम इकोनॉमी को सफ़र नहीं करने देंगे। तो उस स्थिति में भारत आ गया है। हम कभी भी बैकवर्ड नहीं जाएंगे, आगे की ही ट्रेजेक्टरी। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जो पिछले 12 साल, और इसके लिए मैं वर्तमान लीडरशिप को बहुत कमेंट करता हूँ कि 12 साल से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, कोई ये नहीं सकता है, सोचता है कि एक पार्टी आएगी वो सरकार गिरा देगी, जो यूपीए में था और 90s में तो वो चला ही। तो वैसी स्थिति अगली सरकार के साथ भी नहीं हो, जो भी आए। फाइनली आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर सिंह, आपके हिसाब से ट्रंप की भारत से क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि बातें तो वो देश दुनिया की करते हैं, लेकिन जब तब उसमें भारत का रेफरेंस घुसा देते हैं, जब तब भारत को खींच के ले आते हैं। आप लोगों के हिसाब से उनकी भारत से क्या एक्सपेक्टेशन है? उनकी भारत से एक ही एक्सपेक्टेशन है मेघा जी, बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ, नोबेल पीस प्राइज के लिए हमें समर्थन कर दो। बस एक दिन मोदी उठ खड़े हों, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया ये बोलें कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए, इन्होंने युद्ध खत्म करवा दिया। आप देखिए अगले दिन 500% क्या -500% हो जाएगा वो। और मैं ये लिख के देता हूँ, जिस दिन हमने हिंट कर दिया, उनके कान में ये बात डाल दी कि शायद हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कहेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो करने का मतलब है हम पाकिस्तान बन जाएं। हमारे एलिट जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ना कि हम शेयर खरीदने और रिलायंस और अडानी के ग्रोथ या इंडिया के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देखें। वैसी स्थिति अगर होगी तभी इनके साथ हो सकते हैं, नहीं तो अगले 3 साल तक ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे सारे सवालों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इतने विस्तार से जवाब देने के लिए डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। आपको मैं बहुत देखता हूँ, आज सुन भी लिया, सामने बैठ के बातें भी कर ली, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।